बेटा थोड़ा थोड़ा क्लास आपका इंटर का तो जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक है वो तो 15-20 मिनट का टॉपिक। फर्स्ट ईयर का भी मैं इतना नहीं लेता, इसलिए जो है वो थोड़ी जो बेसिक्स थे उनको कंटिन्यू करते हैं, फिर इक्वेशन से इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल की परसों हो जाएगी हमारी। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होती है। उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब कोई भी बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और अलोंग वर्टिकल भी मूव करती है तो बॉडी की ऐसी जो मोशन होती है उस मोशन को मोशन इन 2 डायमेंशन कहा जाता है। और मोशन इन 2 डायमेंशन की एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद होता है ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन जिसके अंदर उस बॉडी के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे। तो ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन को हम कहेंगे कि ये जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे कि उन टर्म्स का मकसद क्या होता है बेटा। तो आज डिस्कस करेंगे बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन मैं फिर लिख देता हूँ। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद है 2 डायमेंशनल मोशन। बेटा ऐसी मोशन two-dimensional motion in which only 2 forces are acting। ठीक है बेटा, एक होती है ग्रेविटी और नंबर 2 एयर रेजिस्टेंस। बेटा ये 2 फोर्सेस एक्ट कर सकती है, मीन्स ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन ये है 2 डायमेंशनल मोशन की एक स्पेशल किस्म बेटा। और 2 डायमेंशनल मोशन को हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये वो 2 डायमेंशनल मोशन है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन जिसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे, इनके सिवा कोई भी तीसरी फोर्सेस के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं जिन टर्म्स का समझना जरूरी होता है बेटा। इसके टर्म्स क्या होते हैं बेटा? देखिए इसके अंदर ये होता है बेटा, एक होता है हमारे पास बेटा ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, अब इसकी ट्रेजेक्ट्री का मकसद क्या होता है? देखिए बेटा, आपको पता है कि जब हम किसी भी स्टोन को थ्रो करते हैं या फुटबॉल को किक लगाई जाती है तो फुटबॉल भी जो होता है बेटा ये एक प्रोजेक्टाइल बनता है। तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल जो होता है ये इस तरह की मोशन होती है इसके अंदर। जैसे स्टोन होता है बेटा, इस तरह से थ्रो करते हैं तो वो इस तरह से आके गिरता है। फुटबॉल को किक मारी जाती है तो वो भी इसी तरह से जो है वो गिरता है या इसी तरह का पाथ फॉलो करता है। तो बेटा ये जो होता है ये पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। तो ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है बेटा, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि बेटा ये ट्रेजेक्ट्री है बेटा।
ट्रेजेक्ट्री का मकसद है वो रास्ता, वो पाथ जो फॉलो करके इस तरह से कर्व्ड पाथ जो इसका बनता है, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री बेटा। तो आप इस तरह से कहेंगे बेटा कि पाथ फॉलोड बाय, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री बेटा। ठीक है, जो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल होता है बेटा उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। और प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो इस तरह से कर्व्ड होती है, और ऐसे जो कर्व्ड शेप होता है उसको कहा जाता है कि ये जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। तो आप इस तरह से कहेंगे कि ये जो होती है, आप कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बेटा। इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है बेटा ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है। अब ये जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, ये जो है इसकी इक्वेशन जो बनती है वो क्वाड्रेटिक बनती है, वो आगे देखेंगे। लेकिन माइंड में रखिएगा कि जिस चीज का पाथ जो होता है वो कर्व्ड होता है इस तरह से, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो बनती है इस तरह से कर्व्ड बनती है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा। ये आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप इसको कहोगे कि वो रास्ता जो रास्ता देके प्रोजेक्टाइल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, जो उसका रास्ता होता है उस रास्ते को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है ये कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री होती है, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। अब इसके बाद होता है बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस में नहीं लिखता, सिंपली आपको समझाता हूँ बेटा। और दूसरा होता है बेटा, आगे आ जाएंगी इसकी टोटल टाइम होता है बेटा, ठीक है। और तीसरा होता है इसके अंदर बेटा रेंज, और चौथा होता है इसके अंदर बेटा वर्टिकल हाइट बेटा, ठीक है। ये 3-4 टर्म्स हैं जो कॉमन टर्म्स होते हैं। अब बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का मकसद है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होता है इसको कहा जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा। यहाँ तक होता है टाइम ऑफ असेंट भी कहा जाता है इसको, कि ऊपर पहुंचने का टाइम। और दूसरा होता है बेटा टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, इसको कहा जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा होता है टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, या टाइम टू रिमेन इन एयर। ये वो टाइम होता है जो इनिशियल से लेकर फाइनल तक होता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो होता है बेटा टोटल टाइम होता है। तीसरी होती है रेंज बेटा। रेंज का मकसद होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा, ये रेंज होती है। और ये होती है बेटा हाइट होती है, ठीक है। इसकी प्रोजेक्टाइल की जो ऊपर पहुंचता है वो हाइट होती है, और जो नीचे इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे जाता है वो रेंज होती है बेटा। तो इन टर्म्स के बारे में ध्यान में रहना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली 2 डिस्टेंस तय करता है। एक डिस्टेंस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तय करता है और एक डिस्टेंस अलॉन्ग वर्टिकल तय करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं बेटा कि ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से हम थ्रो करते हैं तो ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये ऊपर की तरफ भी जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हाइट भी तय करता है। और दूसरा जो होता है बेटा ये इस तरह से अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल भी जाता है तो रेंज भी तय करता है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा प्रोजेक्टाइल एक टाइम पे 2 डिस्टेंस तय करता है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल भी तय करता है और अलॉन्ग वर्टिकल भी तय करता है। तो ये बात हमें बताती है
कि ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है, इसके अंदर जब कोई भी बॉडी एक ही वक्त पे ऊपर की तरफ भी जाती है, आगे की तरफ भी जाती है, वर्टिकल डिस्टेंस भी तय करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय करती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को आप मोशन इन प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन का मकसद क्या होता है बेटा? मोशन इन प्लेन का मकसद है ऐसी मोशन जिसके एक टाइम पे दो हिस्से हों। जैसे प्रोजेक्टाइल की मोशन के दो हिस्से हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक ही टाइम पे दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो डिस्टेंस तय करता है। तो आप कहोगे कि प्रोजेक्टाइल की मोशन को आप मोशन इन प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। प्लेन का मकसद होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप इसको तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मोशन के दो हिस्से हैं। तो इन दोनों हिस्सों को जाहिर करने के लिए जाहिर सी बात है इसके जो वर्टिकल उसका डिस्टेंस होता है उसको जाहिर करने के लिए भी कोई कोऑर्डिनेट चाहिए, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको जाहिर करने के लिए भी किसी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ही टाइम पे ऊपर भी जा रहा होता है, आगे भी जा रहा होता है। जैसे स्टोन थ्रो करते हैं, वो आगे भी जा रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है। तो ऐसी मोशन जिसके दो हिस्से होते हैं, एक ही टाइम पे उसके दो हिस्से हैं, तो ऐसी मोशन को मोशन इन प्लेन कंसीडर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन can be considered as motion in plane बेटा। इसको मोशन इन प्लेन भी आप कह सकते हैं। मोशन इन प्लेन का मकसद है इसकी मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो आपने चैप्टर 3 के अंदर मोशन पढ़ी है, एक हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन और एक वर्टिकल लीनियर मोशन। बेटा ये ऐसी मोशंस होती है जिनके अंदर बॉडी सिर्फ एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस तय करती है। तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसके लिए आप एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अकेला, जो वर्टिकल मोशन होती है उसके लिए आप वाई इस्तेमाल करोगे अकेला। लेकिन ये वो मोशन होती है जिस मोशन के अंदर बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजॉन्टल भी जाती है, अलोंग वर्टिकल भी जाती है। तो आपको इसकी मोशन को जाहिर करने के लिए एक टाइम पे एक्स एक्सिस भी बनाना पड़ेगा और वाई एक्सिस भी बनाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि आप प्रोजेक्टाइल की मोशन को मोशन इन प्लेन कंसीडर कर सकते हैं बेटा, ऐसी मोशन जिसके दो हिस्से हो। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसकी मोशन को जाहिर करने के लिए आप इस तरह से जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे बेटा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो, और ये जो प्रोजेक्टाइल होगा बेटा ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल जो है मोशन इन प्लेन में आ गया। और जब प्रोजेक्टाइल इनिशियल पोजीशन पे होता है तो इसका एक्स भी 0 माना जाएगा और वाई भी 0 माना जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे आ गया बेटा, प्रोजेक्टाइल सपोज करें ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया बेटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस इसने तय किया वो x1 से जाहिर किया जाएगा, और जो ये ऊपर इतना ऊंचा गया है वो डिस्टेंस आप y1 से जाहिर करोगे। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल की पोजीशन, प्रोजेक्टाइल की जब आप पोजीशन बताओगे कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, ये टाइम t = 0 कर ले,
और ये जो टाइम होता है बेटा इज इक्वल टू टी होता है बेटा। आफ्टर टाइम टी ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गए। तो मोशन इन प्लेन का दूसरा मकसद ये भी होता है कि जब आप इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बताओगे कि आपने प्रोजेक्टाइल आपने इस तरह से स्टोन थ्रो किया, तो जहां से आपने थ्रो किया है ना उस पोजीशन को 0-0 माना जाएगा। ठीक है। अब सपोज करें 1 सेकंड के बाद आप देखते हो कि 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x1 होगा और एक y1 होगा। इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x1 होगा और y1। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा x2 और यहाँ पे ये जो हो जाएगी बेटा, ये इस तरह से जो इसका y होगा ये हाइट बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा x2 होगा और ये हाइट होगी। और आपको पता है बेटा ये जो आधी रेंज होती है इस तरह से, ये जो x2 होता है बेटा ये आधी रेंज होती है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, रेंज अपॉन 2 और हाइट इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिंपली मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी की पोजीशन बताने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना पड़े, तो ऐसी मोशन को मोशन इन प्लेन कहा जाता है। और प्रोजेक्टाइल के अंदर भी यही होता है कि प्रोजेक्टाइल की मोशन के अंदर एक मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल होती है और एक मोशन अलोंग वर्टिकल होती है। तो जिस जगह पे भी आपने प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन जो होती है, ठीक है, पोजीशन जो आपने बतानी होती है, तो इस पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और पोजीशन कहाँ से बताई जाएगी? वो हमेशा इनिशियल पोजीशन से बताई जाएगी कि इनिशियल पोजीशन से ये प्रोजेक्टाइल इतना दूर है। पोजीशन हमेशा बताई जाती है इनिशियल पोजीशन से, इसलिए इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाता है बेटा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा बेटा यहाँ पे, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा बेटा ये रेंज के बराबर होगा। और इसकी हाइट जो होती है बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस पोजीशन पे बेटा x और ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे दोनों 0 है, जबकि फाइनल पोजीशन पे x 0 नहीं होगा, हाइट 0 होगी। ठीक है। तो ये मोशन इन प्लेन कंसीडर की जा सकती है कि मोशन इन प्लेन का मकसद है ऐसी मोशन जिस मोशन के 2 हिस्से हों, उस बॉडी की मोशन के 2 हिस्से हों, तो ऐसी मोशन को मोशन इन प्लेन कहा जा सकता है। प्रोजेक्टाइल जो होता है उसकी मोशन के 2 हिस्से हैं, एक उसकी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी उसकी मोशन अलोंग वर्टिकल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल की मोशन जो होती है वो मोशन इन प्लेन होती है। इसलिए जब प्रोजेक्टाइल की मोशन को आप x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बनाओगे, तो उसकी किसी भी जगह पे पोजीशन बताने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से इतना दूर चला गया है और वर्टिकल पे ये इतना हाइट पे चला गया। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, सपोज करें ये एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, ठीक है, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल होता है बेटा, इस तरह से। सपोज करें ये इनिशियल पोजीशन है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँच गया। सपोज करें ये है हमारे पास 2 मीटर और यहाँ पे हमारे पास है 1 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए ये टाइम, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 और
और इस टाइम को आप कहोगे, सपोज करें 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन पूछी जाए कि भाई 1 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ पे, तो आप कहोगे कि 1 सेकंड के बाद इसने हॉरिजेंटल पे 2 मीटर तय कर लिए और वर्टिकल पे इसने 1 मीटर तय किया, तो इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 1 मीटर हो जाए। इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टाइल की कहीं पे भी जब आपने पोजीशन बतानी है ना, तो उसके अंदर 2 चीजें बताना जरूरी है। लीनियर मोशन के अंदर ऐसे नहीं होता, जब बॉडी इस तरह से लीनियर मोशन के अंदर होती है ना, तो ऐसे नहीं होता। अगर बॉडी यहाँ पे है तो इसका x इज इक्वल टू 0, थोड़ी देर के बाद जब बॉडी यहाँ पे आ गई, सपोज करें ये 2 मीटर है, तो आप कहोगे अब इसकी पोजीशन 2 मीटर है। जब कोई भी बॉडी सिर्फ हॉरिजेंटल में जाती है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है कि भाई ये बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर दूर चली गई है। अगर किसी की वर्टिकल मोशन है तो इसके अंदर भी यही किया जाएगा कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, अगर बॉडी ऊपर जा रही है और ये 2 मीटर है तो हम कहेंगे कि भाई इसकी पोजीशन 2 मीटर है वर्टिकल पे। तो जब कोई भी बॉडी सिर्फ एक ही मोशन के अंदर होती है 1 डायमेंशनल में, जो हमने जो है वो चैप्टर 3 के अंदर हॉरिजेंटल लीनियर मोशन पढ़ी, वर्टिकल लीनियर मोशन या कोई भी मोशन हो, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, अगर उसके अंदर वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, 1 डायमेंशनल मोशन है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और उसकी पोजीशन स्पेसिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल की सूरत में चीज होती है तो उसको एक ही टाइम पे 2 मोशंस होती है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी मोशन को जो है वो बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। और पोजीशन हमेशा बताई जाती है कहाँ से, पोजीशन हमेशा इनिशियल पॉइंट से बताई जाती है, इसलिए इसको इनिशियल पॉइंट को जो है वो हम उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 करते हैं। 0 इसलिए करते हैं कि हम एग्जैक्ट बता सकें कि 0 से इसकी पोजीशन इतनी जो है वो दूर है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा इसका मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन प्लेन से कैसे कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात बेटा, जब आप इसको मोशन इन प्लेन कंसीडर करते हो तो बेटा अब इसके अंदर 2 मोशंस आ गई, एक मोशन हॉरिजेंटल है और एक मोशन इसके अंदर वर्टिकल है बेटा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन is a superposition of 2 linear motions बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 लीनियर मोशंस की कॉम्बिनेशन से बनती है बेटा। कौन सी जो होती है, 2 मोशंस होती है। देखिए बेटा, ये प्रोजेक्टाइल बेटा ऊपर की तरफ भी जा रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है। इसका मकसद है वो हॉरिजेंटल की तरफ भी जा रहा है और किस तरफ जा रहा है, वर्टिकल की तरफ भी जाता है। तो जब ये हॉरिजेंटल की तरफ भी जाता है, वर्टिकल की तरफ भी जाता है, मींस ये इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है। इसका मकसद है कि ये 2 मोशंस की कॉम्बिनेशन से ये मोशन बनी है। मींस प्रोजेक्टाइल के अंदर एक साथ 2 मोशंस है, एक मोशन अलोंग हॉरिजेंटल जो उसको हॉरिजेंटल की तरफ डिस्टेंस तय करवा रही है, एक मोशन अलोंग वर्टिकल जो इसको किस तरफ जो है वो डिस्टेंस तय करवा रही है, वर्टिकल की तरफ डिस्टेंस तय करवा रही है। तो आप कहेंगे कि जब किसी भी बॉडी को एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन दे देते हैं तो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल बन जाती है। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अगर चाय की पत्ती है वो आप टेस्ट करोगे तो खाली पत्ती जो होती है उसका जायका अलग होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। अगर आप शुगर को चखोगे तो वो अलग चीज होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। लेकिन
लेकिन उनको पानी में जब मिक्स करते हो तो चाय बन जाती है, उसका एक अपना टेस्ट होता है। तो इसी तरह से बेटा कि चाय में आप देख सकते हैं कि पत्ती एक अलग चीज है, चीनी एक अलग चीज है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब वो आपस में मिक्स होती है पानी के अंदर तो चाय बना लेते हैं। तो इसी तरह से बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसके अंदर दो मोशंस की कॉम्बिनेशन होती है। जैसे सर्कुलर मोशन जो होती है वो दो वाइब्रेटरी मोशंस की कॉम्बिनेशन से बनती है। दो वाइब्रेटरी मोशंस को कंबाइन करें तो सर्कुलर मोशन बन जाती है। इसी तरह से दो लीनियर मोशंस को आपस में कंबाइन करें, लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल, अगर एक साथ किसी बॉडी के अंदर आते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन का मकसद है कॉम्बिनेशन, और सुपरपोजिशन ऐसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जिसमें दो चीजें आपस में मिक्स तो होती है, लेकिन दोनों चीजें अपने अपनी जो है वो आइडेंटिटी जो होती है उसको बरकरार रखती है। सुपरपोजिशन लाइक मिक्सचर होती है कि मिक्सचर के अंदर जब दो चीजें आपस में मिलती है तो उन दोनों चीजों से मिलके कोई तीसरी चीज नहीं बनती, उन दोनों चीजों की टेस्ट उस चीज के अंदर मौजूद होता है। तो ये मिक्सचर की तरह से कॉम्बिनेशन होती है कि ये जो सुपरपोजिशन होती है ना, ये कंपाउंड की तरह नहीं होती कि जिस तरह से कंपाउंड के अंदर दो तीन चीजें मिलके एक नई चीज बना लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज ही अलग होती है। ऐसा नहीं है, ये दोनों मोशंस जो होती है ये जब आपस में मिक्स होती है और मिक्स होके एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती है तो उसमें देखिए दोनों मोशंस का टच मौजूद है। देखिए ये दोनों मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों मिलके प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं तो इन दोनों मोशंस का इसके अंदर टच मौजूद है कि देखिए इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन इसको अलोंग हॉरिजॉन्टल लेके जा रही है और इसकी वर्टिकल मोशन इसको किस तरफ लेके जा रही है, अलोंग वर्टिकल। ये वर्टिकल की तरफ भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दो मोशंस आपस में कंबाइन होके एक बॉडी के अंदर तो आ गई है, लेकिन दोनों मोशंस अपना अपना काम कर रही है। हॉरिजॉन्टल मोशन इसको अलोंग हॉरिजॉन्टल लेके जा रही है और वर्टिकल मोशन इसको अलोंग वर्टिकल लेके जा रही है। इसी तरह की जो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर दो चीजें आपस में मिक्स हो लेकिन वो दोनों चीजें अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखें, अपने काम को बरकरार रखें, अपना काम जारी रखें, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो मोशंस आपस में मिक्स तो होती हैं, लेकिन ये वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर दोनों मोशंस अपनी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मोशन है ये सुपरपोजिशन है दो लीनियर मोशंस की, एक लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल आपस में सुपरपोज किया तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गई। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई नई मोशन कंसीडर नहीं कीजिएगा, इसके ऊपर आप वही इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ी है, क्योंकि एक्चुअली ये वो मोशन है जो देखने में तो आपको एक अलग नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर वही दोनों लीनियर मोशंस हैं जो हमने चैप्टर थर्ड के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि इसके अंदर कौन सी मोशंस होती है? इसके अंदर मोशन होती है बेटा लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल बेटा, लीनियर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल बेटा। ठीक है, अब इसके बारे में लिखोगे इन एब्सेंस ऑफ
फोर्सेस लग सकती है, ग्रेविटी लग सकती है और दूसरी एयर रेजिस्टेंस लग सकती है। अब एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं जीरो। अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी? ग्रेविटी ने तो एक्ट करना है। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ना, हॉरिजॉन्टल और ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है बेटा, याद रखिएगा, ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है बेटा। इसलिए ग्रेविटी जो होती है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मुतासर नहीं कर सकती। बेटा आप देख सकते हैं कि सपोज करें बेटा, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होता है ना, तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअली जा इस तरफ रहा होता है, लेकिन इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक vx बनता है और एक इसका कंपोनेंट बनता है बेटा vy। जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो कर रहे हैं ना, तो भी देखें इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। इनिशियल पोजीशन पे v0x और v0y बनेंगे बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा जो होता है उसके अंदर बुनियादी तौर पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये एक साथ दो मोशंस कर रहे हैं। अब वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल की एक ही होती है जो हम देते हैं, मींस उस वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो उसको हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जा रहा होता है, और एक वो हिस्सा होता है जो उसको वर्टिकल मोशन की तरफ लेके जा रहा होता है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये दोनों जो मोशंस होती है इनके अंदर वेलोसिटी के दो हिस्से हो जाते हैं। मींस आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी का vx कंपोनेंट इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन का जिम्मेदार है, और इसका vy जो होता है वो किसका जिम्मेदार होता है? वो vy जो जिम्मेदार होता है वर्टिकल मोशन का जिम्मेदार होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ये लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स होती है, आप देख सकते हैं vx के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 है। तो बेटा आपको पता है कि जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 होती है तो वो फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाती है, और ऐसी फोर्स उस मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है, उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है कैन नेवर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसलिए कि जब वेलोसिटी के दरमियान और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है तो ऐसी फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, ऐसी फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए जब प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके अंदर वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, vx होता है, vy होता है। तो जो vx होता है उसके दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होती है। इसलिए vx और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 होने की वजह से ये जो ग्रेविटी होती है इस vx के मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटी की अगर एयर रेजिस्टेंस है तो कर सकती है। मैंने एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करती है, तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, उसके अंदर डिसेलरेशन पैदा करेगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज कर देते, जैसे कॉमनली हम एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती है बेटा। तो आप कहोगे बेटा इसके अंदर कि vx means horizontal component of velocity बेटा, horizontal component of velocity, ठीक है, is responsible for horizontal motion बेटा, ये हॉरिजॉन्टल मोशन का जिम्मेदार है। एंड एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड vx इज ऑलवेज 90 बेटा, ऑलवेज होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल रहेगी 90 डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे vx जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इन एंगल
between force of gravity and Vx is always 0. Therefore force of gravity cannot change magnitude of Vx, या इसकी स्पीड मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है. Therefore always 90. Therefore force cannot change magnitude of Vx या स्पीड. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी मोशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती है बेटा. तो ये आप कह सकते हैं कि बेटा इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर दो मोशंस होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है. दूसरी होती है बेटा इसके अंदर दूसरी होती है बेटा इसके अंदर लीनियर मोशन अलोंग वर्टिकल बेटा. ठीक है. अब आप कह सकते हैं कि बेटा इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बेटा एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस है तो ये चीजें होंगी, क्योंकि हमारे पास जो बुक के अंदर है ना वो एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज, आम तरह से जो चीजें हम थ्रो करते हैं लाइक अ प्रोजेक्टाइल, उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि एयर रेजिस्टेंस इतनी आती नहीं हो. इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बेटा आप कह सकते हैं कि बेटा मोशन अलोंग वर्टिकल कैन बी कंसिडर्ड एज फ्री फॉल बेटा. ये मोशन एज अ फ्री फॉल कंसिडर की जाएगी. क्यों फ्री फॉल कंसिडर की जाएगी बेटा? फ्री फॉल इसलिए कंसिडर, फ्री फॉल किसको, जब कोई भी चीज ऊपर जाए तो ग्रेविटी उसको नीचे जो है वो लगे और उसके अंदर डिसलेशन पैदा करे, और जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आए तो ग्रेविटी उसको नीचे लग के एक्सीलरेशन पैदा करे 9.8. यहाँ पे भी देखिए बेटा ये प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, Vy को नीचे खींच रही है. Vy क्योंकि वर्टिकल मोशन होती है Vy की वजह से. अब आप यहाँ पे कंसीडर करोगे Vy, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो होती है वो जिम्मेदार जो होता है, वर्टिकल मोशन का जिम्मेदार कौन होता है, Vy होता है. जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा होता है Vy और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एंगल 180 होती है, तो ग्रेविटी Vy के अंदर डिसलेरेशन पैदा करती है. और जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आता है बेटा, ठीक है, Vx तो अपनी जगह पे कंटिन्यू करता है और ये जो होता है बेटा Vy होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसी तरह लग रही है. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको बेटा, यहाँ पे भी होता है लेकिन इसका Vy यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या कर देती है बेटा, ग्रेविटी इसको 0 कर देती है. तो आप देखें जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो Vy और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 180 होती है, तो ग्रेविटी Vy के अंदर डिसलेरेशन पैदा करके ग्रेविटी की वजह से जो डिसलेरेशन होती है वो 9.8 होती है. और जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. जब ये बॉडी नीचे आती है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है 9.8 के. तो बिल्कुल फ्री फॉल की तरह होता है. जब कोई भी बॉडी ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी उसके अंदर डिसलेरेशन 9.8 पैदा करती है. जब ये मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है तो वहाँ पे Vy 0 हो जाता है. जब वो नीचे आती है तो Vy जो होता है बढ़ता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है. तो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन जो होती है वो लाइक फ्री फॉल होती है. तो आप कहोगे कि वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू Vy, therefore it साइंगी के क्लास थोड़ी तो लिया 40 मिनट दिया and gravity is a vertical force.
therefore Vy increases is equal to माइनस जी। ठीक है, इसमें जो है वो एक्सीलरेशन पैदा होती है माइनस जी व्हेन प्रोजेक्टाइल moves upward and Vy increases a is equal to माइनस जी या a is equal to g। बेटा देखिए, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए g को मैंने नेगेटिव लिखा है इसलिए कि बेटा ये मोशन इन जो है वो प्लेन है। जब मोशन इन प्लेन हम करते हैं ना तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से देखा जाता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जब देखा जाता है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन या डिसलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा बॉडी जब ऊपर जा रही है डिसलरेशन है और डिसलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पे डिसलरेशन का डायरेक्शन ये होता है बेटा। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर डिसलरेशन पैदा होती है माइनस जी के और यहाँ पे इसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होती है इसका भी माइनस जी ही कहेंगे, इसलिए कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है। जब आप मोशन इन प्लेन कंसीडर करते हैं ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपने उसी तरह से कंसीडर करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ऊपर जाते हुए मैग्नीट्यूड कम होगा, नीचे आते हुए मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसलिए मैंने a इज इक्वल टू जी लिखा है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा इस तरह से। और आप कहोगे कि Vy इज इक्वल टू 0 व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस मैक्सिमम हाइट बेटा। ठीक है, g is always directed downward along negative y-axis. Therefore, we can write a is equal to माइनस जी। बेटा ऊपर जाते हुए भी जी लिखेंगे और नीचे आते हुए भी जी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा प्रोजेक्टाइल करते हैं कंप्लीट। कल आगे जो है वो चीज़ें कल नहीं परसों इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर वालों की क्लास है बेटा, जो फर्स्ट ईयर वाले हाफ एंट्री वाले वो क्लास लेफ्ट कर दे बेटा। इंटर वालों का क्लास अभी मैं कंटिन्यू